गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 कवर करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 9 में पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन है। चैप्टर का नाम है द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। इससे पहले आप लोग चैप्टर 11 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और चैप्टर 11 में अगर आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर 11 का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये चैप्टर समझने में काफ़ी हेल्प होगी। उसमें हमने देखा था, लीबिया का स्टोरी देखा था कि लीबिया में कौन रहता है, मुअम्मर अल गद्दाफी, जो कि वहाँ का क्या था, मिलिट्री रूलर बन गया था, डिक्टेटर बन गया था। और फिर कैसे वहाँ पर लीबिया में क्या आता है, डेमोक्रेसी आता है। फिर इसी में हम लोगों ने म्यांमार के बारे में देखा था, है ना, आंग सान सू की के बारे में पढ़ा। म्यांमार में कैसे डेमोक्रेसी आया और म्यांमार में क्या था, मिलिट्री रूल था, है ना। तो इसके बाद में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आती है। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी को हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। इससे पहले आप लोगों ने देखा था मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या होता है, राजतंत्र या राजशाही, है ना। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन होता है। राजा का शासन होगा मतलब राजा, उसका फिर जो उत्तराधिकारी होगा उसका जो बेटा है वो राजा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जनता रहती है, जो आम जनता है, उसका कोई भी सहभागिता नहीं होता। वैसे ही मिलिट्री रूल में हम लोगों ने लीबिया में देखा था कि मिलिट्री रूल में क्या होता है, जो सैनिक रहता है, जो सोल्जर है ना, सोल्जर है, वो अपने पावर का मिसयूज करके क्या होता है, सत्ता में आ जाता है। जैसे म्यांमार में हम लोगों ने देखा था जनरल नेविन, आप लोगों को अगर नाम याद होगा तो। फिर लीबिया में मुअम्मर अल गद्दाफी क्या बन गया था, डिक्टेटर बन गया था। डिक्टेटर क्या होता है बताए थे, तानाशाह, है ना। डिक्टेटर क्या होता है, तानाशाह, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। मतलब जो अपनी मनमानी चलाता है, हर जगह अपना रूल चलाता है, किसी का भी नहीं सुनता, हर जगह जो है वो क्या होगा, उसी का ही बात माना जाएगा और वो मनमानी तरीके से अपने क्या करता है, रूल करता है जनता के ऊपर। तो इन सब कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन सबसे अच्छा डेफिनेशन अभी तक माना जाता है अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन कौन थे, तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे और बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध अब्राहम लिंकन माने जाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया 3 पॉइंट्स में डेमोक्रेसी को। वो 3 पॉइंट्स क्या थे, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का या जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें जनता शासन करेगी, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई राजा या कोई सेनापति, कोई शासक, कोई डिक्टेटर नहीं रहेगा। यहाँ पर जो शासन होगा वो किसके द्वारा होगा, तो वो जनता के द्वारा होगा। अब जनता कैसे शासन करेगी, जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। तो अब 140 करोड़ पीपल हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या करेंगे, इतने सारे लोग कैसे शासन कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है। इलेक्शन मतलब चुनाव करवाया जाता है। और ये क्या करते हैं, जो इतने लोग हैं ये क्या करते हैं, अपने देश के लिए एक मुखिया चुनते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, या आप लोग राज्य में देखते हैं स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया। तो ये सब हमारे लीडर्स हैं। तो एक्चुअल पावर इनके पास नहीं है, एक्चुअल पावर जनता के पास ही है। ये तो केवल रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो हमको प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता चाहे तो इनको आगे जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन, जैसे मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी जी हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं है। जनता चाहती है तो उसको आगे हटा भी सकती है। तो इसीलिए क्या होता है, एक्चुअल में डेमोक्रेसी में पावर किसके पास रहती है, लोकतंत्र में जनता के पास में। इसीलिए इसको रूल ऑफ पीपल भी बोला गया है। अब डेमोक्रेसी जो ज़्यादातर स्प्रेड हुआ कंट्रीज में, पहले हम लोग देखते हैं कि राजा का शासन था, यानी कि मोनार्की जो सिस्टम है ये पहले चलता था। लेकिन क्या हुआ, 1950 के बाद में, 1950s के बाद में ये पूरे बहुत सारे देश में फैला, स्प्रेड हुआ। क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, तो 1939 से 1945 के बीच में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 होता है।
और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 1945 में ख़त्म होता है। तो इससे पहले क्या थे, जो यूरोप के जो कंट्रीज थे, यूरोप के कंट्री जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब ने क्या किया था, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को गुलाम बनाया था, यानी कि कॉलोनी बनाया था, है ना। कॉलोनिज्म एक चैप्टर है आपके क्लास 9th में ही, उसको आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। तो क्या होता है, ये सब देशों ने, यूरोपियन देशों ने इनको गुलाम बनाया। फिर जब ये अपने फ्रीडम जो फाइट्स है वो लड़े, है ना, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े और उन्होंने डेमोक्रेसी का डिमांड जो है किया, तब जाके डेमोक्रेसी फैलने लग गया। लगभग 1950 के बाद में इंडिया भी देखते हैं तो आप लोग 1947 में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। फिर इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स आता है वो क्या आता है, जैसा कि आप लोग इस चैप्टर का टाइटल देख रहे हैं, मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आपके बुक में 6 मेन फीचर्स दिए गए हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के 6 बिंदु, है ना, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके ऊपर डिपेंड करता है डेमोक्रेसी, है ना। तो अगर मान के चलते हैं कि ये सब पॉइंट्स होंगे तभी डेमोक्रेसी रहेगा, अदरवाइज डेमोक्रेसी का होना बहुत मुश्किल है। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो इसको हम लोग 1 by 1 सब 6 पॉइंट को समझेंगे। पहले उसको देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहला आता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, है ना। जो गवर्नमेंट बनती है वो क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, वो जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए उसकी। इलेक्शन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, है ना, एक निश्चित टाइम के बाद में क्या होता है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते रहता है। फिर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर तरीके से क्या होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है देखेंगे हम लोग आगे। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल है ना, लोगों का शासन है। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ चलता है ना, रूल ऑफ लॉ चलता है, मतलब कानून का ही शासन होना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग 1 by 1 करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार की जवाबदेहिता। अकाउंटेबल मतलब होता है सरकार की जवाबदेहिता। जैसे मान के चलो आपको आपके पापा जी ने या मम्मी जी ने क्या किया, आपके हाथ में 500 रुपये दिए, मार्केट जाने के लिए बोल दिया। अब 500 रुपये में से आपने 300 खर्चा करके आ गए और 200 रुपये बचाकर मम्मी को ला कर दे दिए। तो आपकी जवाबदेही है कि आपको बताना है मम्मी को या घर में कि 300 रुपये आपने कैसे कहाँ खर्च किए, है ना। तो वैसे ही सरकार को हमने चुना है, मतलब जनता ने चुना है। तो सरकार क्या होती है, जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेही रहती है ना। मतलब अगर मान के चलो हमने कोई भी गवर्नमेंट को चुना है, बीजेपी गवर्नमेंट को चुना है, कांग्रेस को चुना है, तो यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर है ना, या जो भी पार्टी है, उसको क्या करना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा, है ना। आप लोग इलेक्शंस वगैरह में देखते हो कि इन लोग आते हैं, नेता लोग, है ना, और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, शराबबंदी करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, दुनिया भर का वादा करते हैं, है ना। लेकिन करते हैं क्या, एक्चुअल में हो पाता है कि बहुत सारी चीज़ नहीं हो पाता है। तो जब भी वोट मांगने आते हैं तो जनता उससे पूछ सकती है, या जनता जब उसको इलेक्शन में वोट देकर चुनाव में क्या करती है, उसको जिता कर भेजी है, तो जनता पूछ सकती है कि हमारे लिए आपने ये वादे किए थे, आपने अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया है, क्यों नहीं किया है ना। तो इसका सरकार को या जो भी नेता है उसको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग पार्लियामेंट का सेशन वगैरह होते रहता है, कभी लोकसभा वगैरह में देखते होंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, डिबेट होता है ना। तो लोकसभा में क्या होता है, एक तरफ तो क्या होता है, गवर्नमेंट के आदमी बैठते हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ कौन बैठते हैं, तो यहाँ पर विपक्ष के लोग बैठते हैं। विपक्ष मतलब जो हार गए हैं, है ना, और जो जीत गए हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जो पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई है उसको विपक्ष या अगेंस्ट बोलते हैं। तो इन लोग भी सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम लोग तो जाके पार्लियामेंट में नहीं पूछ सकते डायरेक्ट, तो इन लोग पूछते हैं सरकार से क्वेश्चन कि आपने ये वादा किया था या आपने ये क्यों किया। ये सब क्या होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कशन होता है। तो सरकार को जवाब देना पड़ता है, इसी को बोलते हैं एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, सरकार की जवाबदेहिता। फिर सेकंड आता है कि इलेक्शंस आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। आप लोग देखते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने वाला है इस साल 2023 में।
चीफ मिनिस्टर का जो विधानसभा का जो इलेक्शन है वो होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि एक निश्चित अवधि में क्या होता है, इलेक्शंस होते रहते हैं। और ज़्यादातर इंडिया में हम लोग देखते हैं कि ये हर 5 साल में इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, है ना, चाहे विधानसभा का हो, या सरपंच का जो इलेक्शन होता है वो, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब देश में 5 साल में ही होता है। जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अभी, है ना। तो ये 4 ईयर्स में होता है। वहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है अमेरिका में, वो कितने साल में होता है, वो हर 4 सालों में होता है। अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट है कौन है, जो बाइडेन, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो अब ये क्यों जरूरी है कि हर एक 5 साल में या हर एक फिक्स्ड इंटरवल में ही इलेक्शन होता है? तो इसके पीछे रीजन है कि क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट है वो क्या होता है, इसको हमने चुन कर भेजा है, हम लोग 5 साल में इसका काम देखते हैं कि वो काम अपना सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब 5 साल या 4 साल ही क्यों रखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम लोग 1 या 2 साल का अगर टाइम देखें तो ये बहुत कम टाइम होता है। इसमें सरकार आएगी और चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और अगर हमने इसको, तो इसीलिए इसका काम नहीं समझ में आएगा। अगर हमने इसको 9-10 साल टाइम दे दिया तो सरकार को ऐसा लग सकता है कि इलेक्शन जैसे होता है, तो 1-2 साल काम किया, फिर लास्ट जब इलेक्शन आने वाला रहेगा तब 9वें-10वें साल में काम करेगा। बीच में वो क्या करेगा, जनता को लूटेगा, करप्शन करेगा, दुनियादारी घोटाला करेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, सरकार को ना लगे कि वो हम लोग क्या हो गए हैं, बाहुबली बन गए, हम ही लोग ताकतवर बन गए हैं, हमेशा हमको सत्ता में रहना है। इसीलिए क्या होता है, जनता के पास ये पावर है कि इलेक्शंस होते रहेंगे। तो अगर जनता का काम पसंद नहीं आया तो वो क्या कर सकती है, जैसे अगर मान के चलो अभी भाजपा है, इसका काम पसंद नहीं आया तो अगले में दूसरे पार्टी को वो वोट देके जिता सकती है। इसीलिए इलेक्शंस एक फिक्स इंटरवल में होना जरूरी है। फिर इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या होता है, इलेक्शंस तो हो रहा है, अच्छी बात है ना, लेकिन इलेक्शंस कैसा होना चाहिए, फ्री और फेयर होना चाहिए। फ्री मतलब होता है स्वतंत्र होना चाहिए, और फेयर मतलब होता है निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब इलेक्शंस तो हो रहा है, लेकिन अगर मान के चलो कोई आदमी वोट डालने गया है ना, इधर से पार्टी वाले लोग, नेता वाले लोग गुंडा भेज दिए हैं कि इसके पीछे में जाते, इसको कान के नीचे कनपट्टी में जो है बंदूक रख के इसको हमारे पार्टी के लिए वोट डालने के लिए बोलना, तो ये क्या हो गया कि वो अपने मन से दे रहे हैं क्या, नहीं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए एकदम। जो इलेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, किसी भी एक पार्टी के रूप में या डरा धमका कर या लालच में नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग देखते हो इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे क्या होते हैं, लोगों को लालच दिया जाता है, जैसे साड़ी बांटा जाता है ना, जो शराब जो है पिलाया जाता है, दारू पिलाया जाता है, मुर्गा बांटा जाता है, और भी बहुत सारे के लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, कहीं कहीं तो पैसा ही बांट दिया जाता है। तो ये सब से बचने के लिए क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, एक अलग से संस्था बनाई गई जो ये सब चुनाव करवाता है, जो अच्छे से चुनाव संपन्न कराता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ही वो संस्था है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। यही क्या करता है, इलेक्शन करवाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो गया, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन, है ना, विधानसभा का इलेक्शन, या प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, या जो सरपंच का गांव में हम लोग इलेक्शन देखते हैं, वो सब का इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इसके बाद इसमें और एक क्या चीज ध्यान रखना है आपको, कि हमारे पास में, हमारे देश में क्या होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत जरूरी है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा जो है वो पार्टी होनी चाहिए। जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ चाइना में देखेंगे तो चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है अभी, है ना, चिनमिन चांचू, है ना, जो शी जिनपिंग है, वो क्या है, चाइना में प्रेसिडेंट है। वो अभी तक कई सालों से वही प्रेसिडेंट बने आ रहे हैं, और चाइना में एक ही पार्टी है। तो जो पार्टी जीतने वाले भी वही होगा, हारने वाला भी वही होगा, मतलब उसी पार्टी को ही वोट देना है। ये तो ऐसे हो गया, जैसे समझ के चलो, आपको जो है, मान के चलो आपका दोस्त जो है पार्टी देने के लिए ले जा रहा है। अब पार्टी में बोल दिया है वो ले जाने के लिए, एक होटल में गया, और पार्टी के नाम पर वहाँ पर क्या मिल रहा है, मान के चलो समोसा ही मिल रहा है ना। तो समोसा मिल रहा है तो आपका तो क्या हो गया, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, समोसा ही खाना पड़ेगा, है ना। लेकिन मान के चलो वहीं पर समोसा है, बड़ा है, भजिया है, जलेबी है, तो ये क्या होगा, तब आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो वैसे ही इलेक्शन में क्या होता है
कि अपने पास में क्या होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब एक से ज़्यादा पार्टी होना चाहिए। तभी अगर हम लोग को एक का काम पसंद नहीं आया तो दूसरे को चुन सकते हैं, दूसरे का काम पसंद नहीं आया तो तीसरे को मौका दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम में थोड़ा तानाशाही आ जाता है कि उनको पता है कि हमारा ही पार्टी जीतना है ना, भले उसमें लोग जो है अलग अलग लोग खड़े कर देते हैं अपने। तो ये क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एडल्ट किनको बोलते हैं, जिनका उम्र जो है वो 18 साल या उसके ऊपर है ना, इनको बोलते हैं एडल्ट। अब इनके पास में क्या रहता है, राइट टू वोट। जैसे आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बहुत सारा, जैसे राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब पढ़े। वैसे ही क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के जो एडल्ट हैं, है ना, उनके पास में क्या होता है, जो 18 साल के ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है, जिसको हम लोग राइट टू वोट बोलते हैं, है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, इनको वोट देने का अधिकार है। और सभी के वोट का जो वैल्यू है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, रिच हो या पुअर हो, है ना, कोई भी धर्म से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी भाषा बोलता है, सबके वोट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि समान होगा। ऐसे नहीं कि मैन ने जो वोट दिया उसका वैल्यू ज़्यादा है, वुमेन का वैल्यू कम हो गया, है ना, या गरीब आदमी वोट दे रहा है उसका वैल्यू कम मान लिया जा रहा है और अमीर आदमी का वैल्यू ज़्यादा मान लिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो क्या होगा, हर एक आदमी का जो वोट है उसका वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, पहले ये 21 ईयर हुआ करता था, बाद में इसको घटाकर 18 ईयर्स कर दिया, है ना। अब आप लोग अब ये मत बोलना कि सर हम लोग को राइट टू वोट क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो पता चल रहा है 10-12 साल वाले आप लोग को, स्कूल वाले बच्चे लोग को भेज दिए वोट देने के लिए, है ना, सब तुम लोग जो है उलट पुलट कर दोगे। तो इसीलिए क्या होता है, 18 ईयर्स एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है वोट देने के लिए। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता की सहभागिता। तो डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल है ना, जनता ही उसको चला रही है। तो इसमें जनता की जो सहभागिता है, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। क्या होता है, बहुत लोग जागरूक नहीं होते, अवेयर नहीं होते हैं। कई लोग वोट देने ही नहीं जाते हैं। क्या होगा, हम लोग अगर वोट नहीं देंगे तो लोग क्या होते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। क्योंकि जो गवर्नमेंट है ये जो भी क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, अपने नियम कायदे कानून बनाती है, वो जनता को ही ध्यान में रख के बनाती है कि जनता की क्या क्या ज़रूरतें हैं, है ना, जनता के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखते हो आप लोग, है ना, अभी सबको मकान दिया जा रहा है, आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारा आवास योजना चलाती है सरकार जो है ना, हर घर जल ये योजना चला रही है, सबके घर में नल लगवा दिया। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, बोरिंग से जाके पानी लाना पड़ता था। तो सरकार जो है लोगों के प्रॉब्लम्स को, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाती है। तो जनता को भी चाहिए कि लोग जो भी उनकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाए, लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उनको न्यूज़पेपर के, टीवी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए, है ना। तो ये सब क्या होता है, जनता की जो पार्टिसिपेशन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होंगे, नेता मंत्री लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे और वो भी डिक्टेटर की तरह रूल करने लग जाएंगे। अब इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे या फोटो वगैरह में देखे होंगे, ईवीएम एक मशीन होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्शन होता है। पहले क्या हुआ करता था, एक डब्बा के जैसा ऐसे हुआ करता था, इसमें पेपर में नाम लिखे रहता था, इधर नाम लिखे रहेगा पार्टी का नाम और इधर उसके कैंडिडेट का नाम, है ना, और जाके उसको इसमें आपको ठप्पा मारना होता था, फिर पेपर को फोल्ड करके इसमें डालना होता था। इलेक्शन में ये होता था। लेकिन बाद में इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता था, तो इसको फास्ट करने के लिए क्या किया गया, एक मशीन लाया गया, इसी को बोलते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। फोटो देख सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक बटन रहता है जिसको बोला जाता है नोटा, है ना। ऐसे मशीन रहता है, इसके लास्ट में नोटा करके रहता है। अब ये नोटा क्या है, नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, है ना। जैसे क्वेश्चन में आप लोग ABCD रहता है, फिर देखते हो लास्ट में डी ऑप्शन में नन ऑफ दी अबो। तो नन ऑफ दी अबो का मतलब कि क्या है, अगर 10 आदमी या जितने भी आदमी कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में और आपको लगता है, यानी कि वोट करने वालों को लगता है कि इसमें से किसी भी को वोट नहीं देना है मेरे को, या कोई भी जो है जिम्मेदार नहीं है या उतना एलिजिबल नहीं है, तो वो नोटा में वोट करके आ सकता है कि मेरे को कोई भी आदमी पसंद नहीं है या सही नहीं लग रहा है जो इस चुनाव के काबिल हो, तो वो नोटा में वोट देकर आ सकता है। तो ये नोटा जो है बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं हुआ करता था।
फिर लास्ट और 6 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या आता है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि देश में प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किसी को लगता होगा सेना जो है वो, आर्मी जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है हमारे देश में, तो वो है हमारे देश का संविधान। और इसी संविधान में क्या लिखा गया है, रूल लिखा गया है, रूल्स और रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन संविधान में क्या है जी, यही रूल और रेगुलेशन लिखा गया है ना। मतलब हमारे देश का जो कानून है कि हमारे देश को कैसे चलाना है, उसके नियम कानून क्या होंगे, तो हमारे देश को चलाने के लिए जो भी नियम कानून लिखे गए हैं वो इसी संविधान में लिखे गए हैं। और हमारे देश में संविधान ही क्या है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है। तो इसीलिए हमारे देश में क्या है, रूल ऑफ लॉ। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कोई भी गवर्नमेंट है ना, अपना मनमानी नहीं चलाती है। जो भी गवर्नमेंट है वो शासन किसके अकॉर्डिंग करती है, रूल के, लॉ के अकॉर्डिंग ही रूल करती है। इसीलिए क्या होता है, बोला जाता है इसको रूल ऑफ लॉ, है ना। सरकार जैसे मोदी गवर्नमेंट बन गए, उसके पास में बहुमत है, फिर भी वो कुछ भी अपने मनमाना फैसला नहीं ले सकती है। उसको वही फैसला, वही काम करना पड़ेगा जो संविधान के अंतर्गत आता हो, है ना। अब मान के चलो उसने ऐसा नहीं किया, कोई गलत काम कर दिया गवर्नमेंट ने या कोई भी आदमी ने, तब क्या होगा, तब जो जुडिशियरी है, आप लोग न्यायपालिका सुने हो ना, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्या करेगी, उसके खिलाफ एक्शन लेगी, फैसला लेगी, अगर कोई भी पर्सन जो है इलीगल काम करता है ना, कोई भी आदमी। अब रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जितने भी सिटीजन हैं, जो भी नागरिक है, वो सब के सब क्या है, इक्वल हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सब के सब उसके लिए क्या होते हैं, उसकी नज़र में बराबर होते हैं, है ना। भले अभी कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़े पोस्ट पे है, लेकिन वो उस पद की गरिमा बनाए हुए है तब तक है। जब उस पद के वो नीचे आ जाएगा तो भी उसको वही पनिशमेंट, अगर मान के चलो किसी आदमी ने कोई, है ना, कोई क्राइम कर दिया, एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया। अब मान के चलो पहला जो मर्डर करने वाला आदमी है वो गरीब आदमी है, दूसरा आदमी क्या है, वो है ना, एक कोई विधायक का बेटा है और एक कोई गरीब आदमी है, तो दोनों को वही सजा मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जो पुअर आदमी है या उसका जान पहचान है तो उसको कम सजा मिलेगी, है ना। यही, इसी को क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। और ये सब के लिए क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये हमारे जो 6 पॉइंट थे, इनको आपको ध्यान रखना है। रूल ऑफ लॉ हो गया, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, और क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, 18 साल के ऊपर वोट दे सकते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फिक्स इंटरवल के बाद इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, और जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स और बच जाते हैं जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं। माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, आप लोग जानते हैं क्या, अल्पसंख्यक, जिनका नंबर कम होता है, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी, है ना। ये किस बेसिस पर, हम लोग कोई आधार तो होगा ना कि जैसे हम लोग देख सकते हैं रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, है ना, कम्युनिटी या लैंग्वेज, इसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन लोग माइनॉरिटी हैं। इसको और अच्छे से समझे तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हम लोग कहाँ पर चले गए, पंजाब चले गए, पंजाब में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा होंगे कि बंगाली बोलने वाले ज़्यादा होंगे, तो पंजाब में पंजाबी बोलने वाले ज़्यादा होंगे, बंगाली बोलने वाले कम होंगे। तो पंजाब में बंगाली जो हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएंगे, मतलब इनकी संख्या कम मिलेगी, है ना, और पंजाबियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। समझ में आ गया क्या। वही अगर हम लोग दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में क्या होता है, यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा रहेंगे, और यहाँ पर तेलुगु, मलयालम, है ना, यानी कि आंध्र प्रदेश या साउथ के लोग थोड़े कम मिलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिल्ली में जो साउथ इंडिया वाले हैं वो कम हैं, उनकी संख्या कम है, तो वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। या जैसे हम लोग इंडिया में बोल सकते हैं कि इंडिया में हिंदू ज़्यादा है, हिंदू जो रिलीजन है उनका ज़्यादा नंबर है, और जो बाकी जो कम्युनिटी है जैसे सिख हो गया, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनका नंबर कम है, तो ये सब माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, जिनकी संख्या कम है, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, या फिर उनके जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर भी बोला जा सकता है कि कहीं अगर ज़्यादा मेल ज़्यादा हैं तो वहाँ मेल मेजोरिटी में हो जाएंगे और फीमेल माइनॉरिटी में हो जाएंगे, मतलब महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी। वैसी मेजोरिटी किसको बोलेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, है ना, उसको हम लोग बहुसंख्यक या मेजोरिटी बोल देंगे। माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है। अब ये क्यों बता रहे हैं सर माइनॉरिटी और मेजोरिटी, तो माइनॉरिटी का राइट्स
जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी डेमोक्रेटिक नेशंस की जिम्मेदारी है ना। मतलब अगर किसी देश में क्या है, माइनॉरिटी की संख्या है, तो माइनॉरिटी है, तो अब उन पर ध्यान कौन देगा, है ना। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए, है ना। जैसे अगर हम लोग इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, सबको बराबर माना जाता है, सबके अधिकार हैं, है ना। हर कोई जैसे हिंदू मंदिर में जाके पूजा करता है, मुस्लिम अपना जाके नमाज अदा कर रहा है, सिख भाई जो है गुरुद्वारे में जाके अपना जो भी है अरदास कर रहे हैं, तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं होता है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का आप लोग नाम सुनते हो, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हिंदू हैं कुछ, है ना, जो माइनॉरिटी हैं, जो सिख हैं, इनके साथ में उचित व्यवहार नहीं किया जाता या इनको उनका अधिकार नहीं दिया जाता है, राइट टू फ्रीडम नहीं है इनको। इनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है ना, जला दिया जाता है, या इनको जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, इनको कन्वर्ट कराया जाता है कि आप मुस्लिम धर्म अपनाइए, ऐसा करके। तो इसीलिए किसी भी देश में माइनॉरिटीज़ की रक्षा करना भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नेशन है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब जो है एक लास्ट पॉइंट बच जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये लास्ट पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी के मेरिट क्या क्या हैं, या डेमोक्रेसी के पक्ष में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में इसके नुकसान क्या क्या हैं, है ना। तो ज़्यादातर तो फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है डेमोक्रेसी के, है ना, जो आपके बुक में दिया गया है, लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है, डेमोक्रेसी की अगर हम लोग पक्ष में बात करेंगे तो ये क्या है, जनता के द्वारा चुना जाता है, इलेक्शन होता है ना, इलेक्शंस के द्वारा चुना जाता है। तो कोई भी यहाँ पर पहली बात तो डेमोक्रेसी या किसी एक आदमी का रूल नहीं होता है ना, डिक्टेटरशिप नहीं होता है, डेमोक्रेसी रहता है, इलेक्शंस होते रहते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर इसके नुकसान की बात करें तो क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। मान के चलो अभी भाजपा की सरकार है, अगले बार कांग्रेस की सरकार आ गई, अगले बार कोई और सरकार आ गई, या जो नेता है मंत्री है वो चेंज हो रहा है, तो उससे क्या होता है, एक इनस्टेबिलिटी रहता है, असंतुलन रहता है ना। क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट अपने हिसाब से सरकार चलाएगी, है ना, अपने नियम कानून या अपने अलग अलग योजनाओं के काम के आधार पर काम करेगी। फिर सरकार अगर बदल गई तो वो कांग्रेस सरकार आ गई तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो इससे क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी रहता है, असंतुलन रहता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग सेकंड पॉइंट देखें इसके पक्ष में, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन रहता है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, सरकार जो भी काम कर रही है वो हमको पता चल जाता है ना, कि सरकार को क्या है, या राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पास में, राइट टू इन्फॉर्मेशन जाके हम लोग पूछ सकते हैं, जनता पूछ सकती है, इंक्वायरी कर सकती है कि जो भी काम है वो कैसे चल रहा है। तो इससे एथिकल एक इशू जो है वो बनता है, नैतिकता आती है, ऐसा मान तो क्या होता है, इससे जो समाज है, जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा अच्छा, मतलब क्या बोलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आता है लोगों में, जनता के जो सरकार के प्रति सब चीज़ जानने का, उसको पूछने का क्या रहता है, अधिकार रहता है। लेकिन अगर हम लोग डेमोक्रेसी का नुकसान देखते हैं तो क्या होता है, इसमें पॉलिटिक्स आ जाता है, पॉलिटिकल बैटल्स होते हैं, देखते हैं आप लोग हर जगह पर क्या हो रहा है, भाजपा कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो रहा है, एक नेता दूसरे नेता को गाली दे रहा है, या उस पार्टी का बुराई कर रहा है, या इस पार्टी का बुराई कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सब लोग अपना पावर में आना चाहते हैं, तो पावर प्ले हो गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग एथिक्स की बात करते हैं वो क्या होता है, जो नैतिकता है, जो मोरल वैल्यूज़ है, जो सही गलत है, वो जो वैल्यूज़ है वो ख़त्म हो जाती है ना। एक पार्टी जीतने के लिए क्या कर रहा है, दूसरे पार्टी के विधायकों को या जो भी सांसद है उसको पैसा दे के खरीद ले रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, इसके कुछ डीमेरिट्स या नुकसान भी है, अगेंस्ट में हम लोग ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। फिर क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तो डिसीजन जो है वो बेटर आता है, क्योंकि यहाँ पर राजा जो है फैसला नहीं ले रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जनता के हित में फैसला लिया जा रहा है। तो गरीब हो, अमीर हो, है ना, या फिर बिजनेसमैन हो, वर्किंग क्लास हो, फार्मर्स हो, सबको ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, नीति बनाती है या उनका ध्यान रखती है। तो इससे क्या होता है, अच्छा डिसीजन आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका नुकसान क्या बोला गया है कि डिसीजन जो आता है वो अच्छा तो आता है, लेकिन इसको बहुत टाइम लग जाता है ना, क्योंकि डिसीजन प्रोसेस होते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं पर अगर राजा रहता है या कोई डिक्टेटर है, मिलिट्री है, तो वो तुरंत एक्शन लेती है ना।
तुरंत एक्शन उसको लेना पड़ता है या तुरंत डिसीजन आ जाता है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट बोला गया है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट्स, लोगों के जो राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, ये प्रोटेक्टेड रहता है। या जैसे हम लोग माइनॉरिटी के बारे में बताए हैं तो जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उन सब के अधिकार जो है संरक्षित रहते हैं, है ना, ये डेमोक्रेसी का फायदा है। फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बोला गया है, अगेंस्ट में जो पॉइंट बोला जा रहा है वो क्या है, हमारा इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी में। तो इलेक्शन क्या होता है, बहुत खर्चीला होता है, बहुत एक्सपेंसिव है, आप लोग देखते हो। और इसके कारण क्या होता है, करप्शन होने लगता है। जैसे अगर कोई नेता या विधायक मंत्री बनता है तो वो क्या करता है, बहुत सारे वादे करता है, तो जनता को अपने पास करने के लिए कभी साड़ी बांट रहा है, तो कभी शराब बांट रहा है, तो कुछ लोगों को पैसे बांट रहा है ना। तो चुनाव जो रैलियां होती है उसमें बहुत सारा खर्च हो रहा है। या इलेक्शन आप लोग देखते हो कि बहुत सारा गाड़ी वगैरह लगे रहता है, उसमें चुनाव प्रचार चल रहा है, गाना चल रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। तो इसके चलते क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब जब इस आदमी ने पैसा खर्च किया है तो ये क्या सोचेगा, जब मैं सरपंच बनूंगा, नेता विधायक बनूंगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो निकालना है उसको। तो इसके कारण करप्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 खत्म होता है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी आया होगा, समझ आया होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।